Hello students, welcome back to my channel. So day after tomorrow your history exam is there. Just before 2 days I am just giving you some selection questions and discussing those questions. You must go through these questions and if you are lucky then such question may come in exam. So partition of Bengal. Partition of Bengal took place in 1905. Lord Curzon announced the partition of Bengal in 1903 and implemented in 1905. It came into force on 16th October 1905. पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था. ओके, सो व्हाट आर द मोटिव ऑफ लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन्स मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन. एक लॉर्ड कर्जन का मोटिव क्या था, रियल मोटिव क्या था? ओके, दो चीज हम पढ़ेंगे. लॉर्ड कर्जन का अनुसार और ब्रिटिश का अनुसार मोटिव अलग था, लेकिन हम लोग इंडियन के अनुसार लॉर्ड कर्जन का मकसद अलग था पार्टीशन करने के लिए. सो व्हाट वाज द लॉर्ड कर्जन्स मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, बंगाल वाज ए बिग प्रोविंसेस. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी. वो बोले बंगाल इतना बड़ा प्रोविंसेस, ये इसको शासन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पार्टीशन ऑफ बंगाल करना चाहिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी. The British explained that the province was very large, hence it was to be divided. वो बोले इतना लार्ज प्रोविंस हम इसको रूलिंग ठीक ढंग से कर नहीं पाते, इसलिए ये डिवाइड होना चाहिए. लेकिन रियल मोटिव कुछ अलग था. अकॉर्डिंग टू इंडियंस, द रियल मोटिव ऑफ द पार्टीशन वाज दैट पॉइंट 1 टू पुट कर्ब्स ऑन नेशनल एंथुजियाज्म बाय डिवाइडिंग द हिंदू एंड मुस्लिम. हिंदू मुस्लिम के बीच में एक वेज स्थापन करने के लिए इनका मकसद था. द विन ओवर द मुस्लिम्स एंड मेक देम लॉयल सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया. ये बोले अगर हम पार्टीशन कर देंगे, क्योंकि मुस्लिम लोगों का पहले से ही इच्छा था एक अलग राज्य या अलग माने डोमिनियन इनका होना चाहिए, तब इसीलिए टू विन ओवर द माने माने win over the Muslim community and make them loyal supporters of the British in India. To subdue the trend of rising nationalism, because at that time Bengal was the hub of Indian politics. ये सोचे अगर बंगाल को दो भाग कर दिया जाए तब इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा, इसका मात्रा कम हो जाएगा. The next point, by partitioning Bengal, Lord Curzon was also wanted to show that the British were the masters and could do whatever they wanted. ये भी चाहते थे ब्रिटिश भगवान होते, वो जो चाहते वो कर सकते, तो ये भी इनका मोटिव था. समझे? Then public reaction against the partition. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद पब्लिक का रिएक्शन क्या हुआ? On 16 अक्टूबर 1905 बंगाल वाज पार्टीशन. इसका ऊपर ध्यान दिया जाए. दिस वाज डिक्लेयर्ड एज ए डे ऑफ मॉर्निंग. सब लोग बोले ये रोने का दिन है. इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड एज ए डे ऑफ फास्टिंग. बहुत लोग भी उपवास किए क्योंकि खाना पीना बंद कर दिए और सबका आंख में आंसू आ गया. द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन स्टार्टेड इन कलकत्ता. फर्स्ट ये एजिटेशन कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था. ये फायर्स एजिटेशन फॉलोड इन व्हिच होल ऑफ द बंगाल ईस्ट एंड वेस्ट टुक पार्ट. ये जो बंगाल दो भाग हो गया था, एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल, दोनों भाग में ये इसका प्रभाव रहा. ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों भाग में पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में एजिटेशन चालू रहा. द न्यू फेज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड. द क्राई ऑफ वंदे मातरम रिसाउंडेड एवरीवेयर. सब लोग वंदे मातरम गंगा में नहाने के बाद सब एक दूसरे को माने राखी बांधे एज ए सिंबल ऑफ ब्रदरहुड, और वंदे मातरम माने क्राई में पूरा एनवायरनमेंट क्या हुआ माने रोमांचित हो गया था. ओके, मास मीटिंग्स वेर हेल्ड ऑल ओवर द बंगाल एंड बिग क्राउड्स टुक द ओथ
टू यूज स्वदेशी एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। सब वहाँ वादा किए जो स्वदेशी चीज हम यूज करेंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, रिप्रेशंस बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ये तो इंडियन लोग किए, ब्रिटिश मूवमेंट, ब्रिटिश लोग या लॉर्ड कर्जन ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट कैसे चालू किए या लोगों को कैसे दमन किए और रिप्रेसिव पॉलिसी इनका क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 1, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वे आर अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स। जेल का अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को रख दिए। लाठी चार्ज बिकेम कॉमन। क्राइंग ऑफ वंदे मातरम वाज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। जो वंदे मातरम क्राई करता था इसको जबरदस्त क्या करते थे, जेल का अंदर रखते थे। सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट, एज द मूवमेंट वेंट ऑन गेनिंग मोमेंटम एंड रीच्ड पीक within a short span of time, at last the government revoked the partition in 1911। मतलब 5 से 11 6 साल के बाद गवर्नमेंट क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को उठा दिया था। ओके, एक्चुअली इसके बाद बंगाल को आज़ादी मिला था मजबूर रहमान, जो बंगाल का गांधी कहा जाता, 1971 में बंगाल को वो आज़ाद दिए थे। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन हो गया था, बंगाल पाकिस्तान के साथ था ना, ये बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था। तो 1971 से 1 में पार्टीशन माने बंगाल को अलग किए थे, आज़ादी दिए थे मजबूर रहमान, इसीलिए उन्हें कहा जाता गांधी ऑफ बांग्लादेश। ओके, एनीहाउ, देन सूरत स्प्लिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चांस के लिए। तुम जानते हो सूरत में जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1907 में, वहाँ एसेटिव नेशनलिस्ट और आली नेशनलिस्ट का बीच में थोड़ा मतांतर हुआ था, तब इसको सूरत स्प्लिट कहा जाता। एक्चुअली ये मतांतर एक्चुअली स्टार्ट हो गया था 1906 में कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस में। इसका पहला वाला ईयर में हो चालू हो गया था। इसके बाद 1 साल के अंदर ये बहुत पीक पॉइंट में पहुंच गया। तब 1907 में जब सूरत में जो माने कांग्रेस सेशन हुआ, वहाँ कांग्रेस का 2 विंग, जो आली नेशनलिस्ट और एसेटिव नेशनलिस्ट का बीच में झगड़ा चालू हो गया। तब कांग्रेस इसके बाद 2 भाग हो गया था। ये फिर कांग्रेस फिर मिले कब, 1916 में। ओके, ये अगस्त अक्टूबर जो होता है उसी टाइम में वो क्या होते हैं, तब हिंदू मुस्लिम का फिर माने यूनिटी होता। ओके, सूरत स्प्लिट 1907 on December 1906 at Calcutta, the INA under the leadership of Dadabhai Naoroji adopted Swaraj as the goal of Indian people। दादाभाई नारोजी इंडिया 1906 में कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस में डिक्लेयर किए स्वराज, हम माने स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ इंडियन। ये बोले स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। The moderates were quite reluctant to pass the motion on the demand for स्वराज। मॉडरेट लोग तो हमेशा क्या करते थे, माने ब्रिटिश लोगों को माने ये 3P मेथड अडॉप्ट करते थे, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। ये हमेशा हाथ जोड़ के कोई काम करना चाहते थे। तो मॉडरेट लोग चाहते थे नहीं, वो चाहते थे एक्चुअली ब्रिटिश का अधीन में रहने के लिए। तब ये मॉडरेट लोग इसको अपोज किए। This brought a clash between moderates and the radicals। क्लास मतलब कॉन्फ्लिक्ट between moderates और radical means ascetic nationalists। तब मॉडरेट लोग चाहते थे नहीं, स्वराज हमारा होना चाहिए। तब इसीलिए मॉडरेट और एसेटिव का बीच में एक झगड़ा चालू हो गया। इन द ईयर, वो तो पहले 1906 के बाद 1906 सेशन में वो जो स्वराज के बारे में डिक्लेयर किए दादाभाई नारोजी, इसके बाद झगड़ा चालू का कंटिन्यू हो गया। तो 1907 में जो सूरत में जो कांग्रेस सेशन हुआ, वहां पर कांग्रेस 2 भाग हो गया। क्या हुआ, इन द ईयर 1907 द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट सूरत। एसेटिव नेशनलिस्ट वांटेड टू अडॉप्ट revolutionary methods as announced by them, but the moderates were not in favor of it। एसेटिव नेशनलिस्ट वाले बोले हमें किसी भी हाल में स्वराज चाहिए, बाई हुक और क्रूक। हो सकता ब्रिटिश का अगेंस्ट में भी हम जाएंगे इसके लिए हम, लेकिन
इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भले हो जाए लेकिन हमें स्वराज चाहिए। लेकिन मॉडरेट लोग ब्रिटिश के मन में दुख देने के लिए कभी चाहते थे नहीं, तब इसीलिए कांग्रेस का दो विंग मॉडरेट और एसएटिव का बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। ओके, द extremist nationalist proposed the name of Lala Lajpat Rai as the president of the Surat session, whereas the early nationalist proposed the name of Rasbihari Bose. दो नाम का अर्ली नेशनलिस्ट किसी का नाम प्रपोज किए प्रेसिडेंट के लिए, रासबिहारी बोस, और एसेटिव नेशनलिस्ट वालों किसका नाम लाला लाजपत राय का नाम प्रपोज किए। तब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक का नाम प्रपोज होना था, लेकिन दो अलग अलग नाम प्रपोज किए। दिस रिजल्टेड इन द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस विथ द एसेटिव नेशनलिस्ट वॉकिंग आउट। तब एसेटिव नेशनलिस्ट हमेशा अग्रेसिव रहते, ओके, इम्पल्सिव रहते, तब एसेटिव नेशनलिस्ट वहाँ से बाहर, सभा से बाहर चले गए। तब वहाँ इसके बाद कांग्रेस दो भाग हो गया, जिससे सूरत स्प्लिट कहा जाता है। ओके, तो मैंने इसमें ऐसे करूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब चैप्टर का थोड़ा बहुत ऐसे करते रहूँगा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया, देन थोड़ा सा पढ़ाऊँगा मुस्लिम लीग। The All India Muslim League was formed in December 30, 1906. Muslim League was formed in December 30, 1906 by Nawab Slimullah, SLIMULLAH। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता। Who formed the All India Muslim League and when? December 30, 1906, Nawab Slimullah at Dhaka, okay, formed the All India Muslim League. The first regular session of Muslim League in December 1908 at Amritsar under the chairmanship of Syed Ali Imam. The first regular session of Muslim League was held in December 1908. 1906 में नवाब सलीमुल्लाह माने ढाका में इसको फॉर्म किए थे, लेकिन फर्स्ट रेगुलर सेशन हुआ दिसंबर 1908, 2 साल के बाद, एट अमृतसर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शायद अली इमाम, IMMAN। फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू रूल ओवर इंडिया। ब्रिटिश लोगों का चाल वही था, हमेशा वो चाहते थे कहीं पे भी जाते थे वो देखते थे कहाँ वहाँ का कम्युनिटी जो लार्जेस्ट कम्युनिटी होते हैं इनका बीच में झगड़ा स्टार्ट कर देते थे। जैसे इंडिया में उसी टाइम थे हिंदू और मुस्लिम, वो चाहते थे इन दोनों का बीच में अगर झगड़ा हो जाएगा तब फायदा वो उठा लेते थे। ओके, द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू रूल ओवर इंडिया। वन ऑफ द मेन फीचर्स of this policy was to create disunity among the Hindus and Muslims। वो ऐसे चाहते क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का बीच में थोड़ा भेदभाव क्रिएट करने के लिए, ओके, थोड़ा वेज क्रिएट करने के लिए, WEDG। ओके, देन सेकंड पॉइंट, रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एक्चुअली हकीकत में मुस्लिम लोग थोड़ा एजुकेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री सब चीज़ में थोड़ा पीछे थे हिंदुओं में से, तब इसीलिए ये भी इनका एक कारण होता है, बिकॉज नेसेसिटी नोज नो लॉज। जिसका पास एजुकेशन नहीं है, जो बैकवर्ड है, ये तो चाहेगा थोड़ा ऊपर जाने के लिए। ओके, आफ्टर 1858 द मुस्लिम्स वर कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, होल्डिंग देम रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपराइजिंग ऑफ 1857। एक्चुअली स्टार्टिंग में से मुस्लिम लोगों के साथ ही ब्रिटिश लोगों का बहुत अच्छा समझौता था, लेकिन 1858 से 58 में जब ग्रेट अपराइजिंग हुआ तब उसी टाइम मुस्लिम लोग ज़्यादातर भी भाग लिए। इसीलिए बहादुर शाह जाफर जो लास्ट मुगल एम्परर, माने ये इनसे जो टाइटल छीन लिए और इनका जो होता है हेयर्स, इनको लाल किला वैकेंट करने का है, तब इसके चलते सारा मुस्लिम साम्राज्य इंडिया में जितने भी थे तब ब्रिटिश के अगेंस्ट में गए। ओके, इसीलिए लिखा गया आफ्टर 1858 द मुस्लिम्स वर कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट
holding them responsible for the uprising of 1857. Muslims were also discriminated in the recruitment in civil and military service. जैसे हिंदू लोगों को जितना नौकरी मिलता था, मुस्लिम लोगों को थोड़ा कम मिलता था, इनके पास एजुकेशन कम था. ओके. थर्ड पॉइंट, बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स इन द सोशल एंड कल्चरल फील्ड्स. ये सब बताए मान मुस्लिम लीग फैक्टर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. तो Muslims did not adopt the Western system of education because they were proud of their own literature and culture. जैसे हिंदू लोग फॉलो कर देते थे वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिश लोग अपनी रीति रिवाज में वो बंधा हुए थे. वो चाहते थे नहीं इनके रीति रिवाज का ऊपर कोई इन्फ्लुएंस डाल सके. तब इसीलिए तब कभी मुस्लिम लोग माने दे वर माने ऑलवेज अपोजिंग द British education or English education. As a result, they remained backward in social and cultural spheres. On the other hand, the Hindus adopted the Western system of education and remained ahead in every sphere of life. जो ब्रिटिश एजुकेशन को जो हिंदू लोग पढ़ने लगे, लेकिन मुस्लिम लोग तो पहले बैकवर्ड थे, एजुकेशन भी कम था, ये ज़्यादा अच्छा पोस्ट में भी नहीं थे, तब ये अपने रीति रिवाज में बंधा थे. ये तब इसलिए इसको चाहते नहीं अडोप्ट करने के लिए. तो ये भी एक कारण था. क्या बताए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के लिए. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम, इनका अधिकार. टू पुट फॉरवर्ड देयर प्रॉब्लम्स बिफोर द ब्रिटिश रूलर्स, अपना अधिकार को ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करना. टू स्प्रेड एमंग द मुस्लिम्स लॉयलिटी टुवर्ड द ब्रिटिश, लॉयल होके, ऐसे नहीं धमकी दे के नहीं, लॉयल होकर ब्रिटिश लोगों को अपनी क्या होता है ग्रीवेंसेस के बारे में पता करना इनका उद्देश्य था. टू ट्राई एंड स्टॉप डिसहार्मनी बिटवीन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटी, ये भी थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट. ये भले ये सब करना चाहते थे, लेकिन जैसे माने इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या कोई अदर कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, इनके साथ भाईचारा का भाव रखने के लिए इनका भी मकसद था. ओके. ये मुस्लिम लीग हो गया. फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, ये हो गया. देन नेक्स्ट चीज पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया. थोड़ा चीज में पढ़ाता हूँ. ग्रेट लीडर्स ऑफ एसेटिव नेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चांस के लिए. एसेटिव नेशनलिज्म में जो ग्रेट लीडर 3 थे, एक था बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल गंगाधर तिलक, बिपिन बिहारी पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय. ये तीनों का दो कंट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट. 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिपिन चंद्र पाल, 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाला लाजपत राय. हमारा सिलेबस में 2 कंट्रीब्यूशन रहा है. तब इसीलिए हम 2 कंट्रीब्यूशन जो ऑलमोस्ट सिमिलर, मैंने ऐसे लिखा ताकि तुम लोग को इजी हो जाएगा. फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक. सो ये तीनों एसेटिव नेशनलिस्ट थे. अगर आएगा गिव द नेम ऑफ 3 एसेटिव नेशनलिस्ट, ये लाल बाल पाल ये तीनों लिखेंगे. तब कंट्रीब्यूशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ही ऑर्गेनाइज्ड स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू प्रेशराइज द ब्रिटिश. ही ऑर्गेनाइज सब जगह में स्वदेशी बॉयकॉट, स्वदेशी देश में बना हुआ चीज को यूज करेंगे, फॉरेन चीज को बॉयकॉट करेंगे. ही ऑर्गेनाइज्ड स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू प्रेशराइज द ब्रिटिश. सेकंड पॉइंट, एलोंग विथ अनी बेसांत ही सेट अप द होम रूल लीग. ये याद रखना थोड़ा. एलोंग विथ अनी बेसांत ही सेट अप द होम रूल लीग, मतलब अपने हाथ में शासन करने के लिए आनी बेसांत के साथ वो आगे बढ़े थे. एलोंग विथ आनी बेसांत ही सेट अप द होम रूल लीग. 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ बिपिन चंद्र पाल, बीइंग ए ग्रेट ओरेटर, ये बहुत बढ़िया स्पीच देते थे. जो अच्छा स्पीच देता है उन्हें ओरेटर कहा जाता. बीइंग ए ग्रेट ओरेटर ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट, वही स्वदेशी एंड बॉयकॉट. लेकिन बाल गंगाधर तिलक के पास ओरेटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो भी स्वदेशी बॉयकॉट का फॉर्म में थे. ये लेकिन अच्छा ओरेटर होने के नाते ये स्वदेशी बॉयकॉट का मंत्र सब जगह सब लोगों के पास पहुंचाते थे. ही गाइडेड इंडियंस टू वर्क एक्टिवली टुवर्ड्स गेनिंग स्वराज, ये स्वराज का मंत्र लोगों का मन में डालते थे.
Okay, he guided Indians to work actively towards gaining Swaraj. Okay, then two contributions of Lala Lajpat Rai. He organized स्वदेशी एंड बॉयकॉट टू प्रेशराइज द ब्रिटिश। समान पॉइंट मैंने लिखा, तीनों में तीन मैंने लाल लाल बाल पाल, तीनों में एक पॉइंट तो कॉमन, स्वराज ना स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इसमें अंतर नहीं है। इन द यूनाइटेड स्टेट ही स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग, ये भी होम रूल लीग, जैसे आनी बेसंत के साथ कौन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आनी बेसंत के साथ सेटअप किए थे होम रूल लीग। ये यूनाइटेड स्टेट में ये भी इंडियन होम रूल लीग वहाँ क्या किए थे, वहाँ स्टार्ट किए थे। ओके, ही इन यूएस ही स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग। तो इतना तक हो गया। और थोड़ा मैं सारे चैप्टर का माने टुडे माय टीचिंग इज ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ ऑल चैप्टर्स। मैं कॉम्प्लेक्स सब चैप्टर का जो थोड़ा इम्पोर्टेंट इधर उधर का मैं मिला के पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, एक मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं भी नोट्स भेज दूंगा। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और हाउ जर्मनी वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स adopted by Union nation like Britain and France after the First World War, which was formed in 1919। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 में फॉर्म हुआ था। यूनियन नेशन डिफीटेड नेशन, स्पेशली जर्मनी को ह्यूमिलिएशन करने के लिए। तब जर्मनी का ऊपर इतना खतरनाक भार लग दिया गया, तब जो जर्मनी बहुत हेरेस हो गया, बहुत नाराज हो गया, और इनका फाइनेंशियल माने ये बैकडाउन क्या होता है, इनका बैकबोन पूरा क्या होता है, बैंड हो गया। तब इसके बाद क्या नेक्स्ट होता है, जर्मनी जब हैरान होने के बाद तब 1920 में एक बना लीग ऑफ नेशन, ये भी फेल्योर हो गया। ओके, एनी हाउ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल व्हाट वर द वेरियस मेथड्स of how the Germany was humiliated by the harsh treaty of Versailles. So I have written 5 points. Okay, Germany was forced to pay $33 billion as war indemnity। युद्ध में जो लॉस हुआ था तब इसका ऊपर ये बोझ लग दिया गया। इन एरिया ऑफ राइन वैली was demilitarized। The area of Rhine Valley RHINE was demilitarized and the German territory west of Rhine was to be occupied by Allied power for 15 years। माने राइन वैली को डीमिलिटराइज कर दिया गया और इसका वेस्ट में जो एरिया इसको माने अलाइड पावर 15 साल के लिए अपने हाथ में शासन के लिए ले ली। डेंजिंग बिकेम ए फ्री पोर्ट इन पोलिश टेरिटोरी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक माने इमीडिएट कॉज होता है। डेंजिंग कॉरिडोर पोलैंड का सी ट्रेड का सुविधा के लिए जर्मनी को 2 भाग करके डेंजिंग को ये दे दिए थे पोलैंड को। 200 दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी 2 भाग हो गया था। डेंजिंग को छीन लिए थे जर्मनी से, बल्कि जर्मनी का रेसिडेंट माने इनहेबिटेंट वहाँ टोटली थे, फिर भी इनसे छीन लिए थे एक अलाइड पावर और इसको दे दिए थे किसको, पोलैंड को। इनका जो क्लेम था पोलैंड को सी रूट के लिए या ट्रेड कॉमर्स के लिए पोलैंड को ये क्या होगा, पोलैंड के लिए सुविधा होगा, इसीलिए पोलैंड को दे दिए थे, दान दे दिए थे। ओके, द जर्मन फोर्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख एंड हर नेवी वाज रिड्यूस्ड टू 15,000 मैन। हर एयरफोर्स एंड सबमराइन्स वर आल्सो बैंड। एयरफोर्स सबमराइन को बैन कर दिया गया था। देन नेक्स्ट पॉइंट, जर्मनी हैड टू सीड पार्ट ऑफ आवर प्री वार टेरिटोरीज। युद्ध से पहले जो एरिया था, जो टेरिटोरी था, युद्ध के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये चीज को भी छीन ले लिए और दूसरे देश को दे दिए। किसको दे दिए? तो जर्मनी हैड टू सीड पार्ट ऑफ आवर प्री वार टेरिटोरीज टू डेनमार्क, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया। इनको सुंदरान आज़ादी मिला था फर्स्ट वर्ल्ड के बाद। ये इनका बड़पन दिखाने के लिए ये जो जर्मनी से छीन के इसको दान देते, ये सबको दान देते। ओके, तब जनरल असेंबली में क्या होता था,
कंपोजिशन ऑफ जनरल असेंबली मैंने लिखा देयर आर 15 जजेस चोजन टू सर्व ए 9-year टर्म। माने जनरल असेंबली में यूएनओ का जनरल असेंबली जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएनओ, ओके, तो उसी में 15 जजेस को चूज किया जाता है 9 साल के लिए, सिलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। 15 जज को सिलेक्शन किया जाता, चूज किया जाता 9 साल के लिए, और 2000 सिलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली। ओके, एवरी जज फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट नेशन इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ये याद रखना, देयर आर टोटल 15 judges were chosen to serve 9 years by the Security Council and General Assembly। सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली दोनों 2/3 मेजोरिटी वोट दे के 15 जज सिलेक्शन करते हैं, 15 जज। तब इसके बाद प्रत्येक नेशन को, प्रत्येक नहीं, कुछ डिस्टिंक्ट नेशन को ये अधिकार दिया जाता जे अपने देश के लिए यूएनओ में एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनेंगे। वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये जो 15 जज ये तो 9 साल के लिए रहेंगे, लेकिन इसके अलावा तो 3 साल के लिए कुछ देशों को ये अधिकार दिया गया था, माने कुछ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए। ओके, द कोर्ट है द पावर टू अपॉइंट इट्स रजिस्टर। कभी कभी कोर्ट का भी पावर होता है, रजिस्टर मतलब ऑफिशियल काम करने के लिए। तो बहुत स्कूल कॉलेज में भी, बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज में रजिस्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्ट्रार को। द कोर्ट हैड द पावर टू अपॉइंट इट्स रजिस्टर, REGISTRAR। ओके, देन 3 फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। ये कंपोजिशन गया, तो फंक्शन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनका मेन मकसद होता है, भले कुछ याद नहीं आएगा, टू रिस्टोर और मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। ओके, टू माने गो अगेंस्ट वार, टू गो अगेंस्ट आर्म एंड आर्मामेंट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर माने पहला चीज होता है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन वर्ल्ड स्फीयर, पहले शांति स्थापना करना है। इसके बाद अगर किसका बीच पे कुछ माने झगड़ा हुआ है, तब इसको सेटल करेंगे कैसे? बाई पीसफुल मेथड, ये इनका मकसद है। टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तब एक जाति संघ बा यूएनओ का एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं, सबसे जो बड़ा पोस्ट। तब इसको टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, माने सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंडेशन आने के लिए जनरल असेंबली क्या अपॉइंट करता किसी को? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और एम ऑफ यूनेस्को? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, यूनेस्को। ओके, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। What are the objectives or aim of UNESCO? Point 1, it aims to protect the world inheritance of books, works of art and rare manuscript। कहाँ पे? बुक, आर्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो लिखा हुआ कोई चीज, इसको जो रेयर, इसको कैसे संभाल के रखना है, इनका मकसद। इट गिव्स एनकरेजमेंट टू आर्टिस्टिक क्रिएशंस इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। आर्ट कल्चर जैसे रिस्टोर करके रखना है, इसका मकसद। इट प्रोवाइड्स फंड्स टू प्रिवेंट्स मोनूमेंट्स एंड वर्क्स ऑफ आर्ट। कहाँ पे? आर्ट, कल्चर, मोनूमेंट, ये सब कैसे प्रिवेंट करके रखेंगे, इसके लिए इसको ये फंड देता है। ओके, ये सब चीज हुआ। देन इसके बाद दांडी मार्च। मैंने कहा सब मिला जुला के मैं पढ़ाता हूँ। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was started by Gandhiji as Dandi March on 12th of March 1930. Dandi March was started on 12th of March 1930. Gandhiji started his famous Dandi March from Sabarmati Ashram to Dandi
दांडी एक होता है, जगह होता है, वो सी बीच के पास गुजरात में। ओके, इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, इट वाज, इसका इम्पैक्ट क्या था? इट वाइडेंड द बेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड मेड पीपुल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस। बिना वायलेंस में तो इतना दूर जाके जो सॉल्टेज को माने अवॉइड करके जो खुद अपने हाथ से नमक कलेक्शन करना, ये एक आसान बात था नहीं गांधी, लेकिन ये साकार किए थे। आफ्टर दांडी मार्च गांधी जी गेंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी। इवन ब्रिटिश लोगों को भी पता था नहीं कि गांधी हकीकत में इतना दूर जाके इनका जर्नी को फुलफिल कर पाएंगे। ब्रिटिश लोग को भी आश्चर्यचकित हो गए थे लोग। तो इसके बाद फिर भी गांधी जो इतना बड़ा काम किए तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सबड्यू द इंडियंस नाउ। गवर्नमेंट को महसूस हो गया और इंडियन के अंदर इतना ताकत आ गया, अभी इंडियन लोगों को कभी सबड्यू नहीं किया जा सकता। देन गांधी इरवानी पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी इरवानी पैक्ट, क्योंकि ये गांधी इरवानी पैक्ट जो सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1929 में हुआ था, गांधी जी नहीं गए थे लंदन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। तब वहाँ जो क्वीन के पास तो जाना है, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जब जेल में थे तो लॉर्ड इरवानी वहाँ पे गए थे, गांधी के साथ थोड़ा सलाह किए थे, थोड़ा विचार विमर्श किए थे, ताकि इनका बीच में एक पैक्ट हुआ था। ये पैक्ट के आधार पर गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किए थे लंदन में, भले वो फेल्यूर हुआ। ओके, तो व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ गांधी इरवानी पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पीपुल लिविंग नियर द सी शोर। सॉल्ट टैक्स के लिए ये जो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर दांडी मार्च के लिए गांधी खुद जेल में थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ, लॉर्ड इरवानी जाके बोले अगर तुम अभी सॉल्ट बनाएंगे अपने हाथ में वो अलाउड है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, जो सी शोर के पास रहते हैं इनको ये अधिकार दिया गया, ये अपने हाथ में सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो रखा हुआ था दांडी मार्च के बाद, बोले हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में वायलेंस किए उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अश्योरेंस टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी को लेकिन एक शर्त मानना है, गांधी जी को इरवानी बोले लेकिन आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भाग लेना है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आईन अमान्य आंदोलन इसको सस्पेंशन करना है। परमिशन ऑफ पीसफुल पिकेटिंग इन लिक्विड एंड फॉरेन शॉप्स। तुम फॉरेन शॉप और कोई भी लिक्विड शॉप, इसको जो तुम पीसफुल मेथड में पिकेटिंग करो, पिकेटिंग मतलब इसको कोई ऑफिस को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसको बंद करके रखा जाएगा, जैसे तहसील घेराव होता है, कभी कभी थाना घेराव होता है, उसी टाइप का। रिस्टोरिंग ऑफ द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रही। सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, जो लवण सत्याग्रह या जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या दांडी मार्च में भाग लिए थे उन्हें सत्याग्रही कहा जाता था। तब सत्याग्रही का जो संपत्ति, तब कोई प्रॉपर्टी सब छीन लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये कॉन्फिस्केटेड लैंड जो छीन लिए थे, जो लैंड प्रॉपर्टी, ये सबको वापस दे दी। ओके, देन एक क्वेश्चन होता है इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, और एक दो क्वेश्चन के बाद हम बंद कर देंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इमीडिएट कॉज। आर्कड्यूक फर्डिनांड, द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, was assassinated at Sarajevo, the capital city of Bosnia, on June 28, 1914. June 28, 1914. This assassination was carried out by a secret society of Serbian extremists. Austria sent an ultimatum to Serbia making 11 demand. ऑस्ट्रिया एक अल्टीमेटम भेज दिया सर्बिया के पास, भाई हमारा जो होता है क्राउन प्रिंस, तुम इसको क्यों मारे, 100 का नोटिस दो, तुझे 11 डिमांड फुलफिल करना चाहिए। तो सर्बिया एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट दोज दैट वुड हैव लेड टू द लॉस ऑफ सोवरेनिटी।
इसका सबऑर्डिनेट का ऊपर जो आघात आने वाला कुछ चीज़ को माना नहीं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ को कंडीशन को सर्बिया माना। फिर भी पूरा मान जाता, लेकिन रूसिया उसे इंस्टिगेट किया था, भाई मानो मत, जो होगा देखा जाएगा। ऑन जुलाई 28, 1914 ये हुआ था। जून 28, 1914 में असेसिनेशन हुए थे आर्कड्यूक फर्डिनांड। और जस्ट 1 महीना के बाद ऑन जून 28, 1914 ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट सर्बिया। दिस अल्टीमेटली culminated in First World War. Okay. Then 3 consequences of the First World War. This is last question today. So 3 ruling dynasties Russia, Germany, Austria were destroyed. बहुत सबसे बड़ा देश जो थे, 3 ruling dynasties रशिया, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वे destroyed, वो ध्वंस हो गए। ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी बिकम सेपरेटेड इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑस्ट्रिया जो एक स्टेट था, इनको 2 भाग कर दिया गया, क्योंकि उसी टाइम में बहुत पावरफुल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रिया और हंगेरी मैंने दोनों डिवीजन कर दिया गया। यूएसए एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सुपर पावर। इसके बाद यूएसए वर्ल्ड सुपर पावर हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका कॉन्सिक्वेंस में ये चीज लिखना है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द एंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक, वन इज रशियन ब्लॉक, अदर इज अमेरिकन ब्लॉक। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खाली अमेरिका सुपर पावर हो गया था। ओके, रशिया लेकिन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड इन 1920 टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। ये देखा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का मेन कारण था ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऑफ 1919। तब इसलिए और विश्व में शांति प्रतिष्ठा के लिए लीग ऑफ नेशन हुआ, भले वो भी फेल्योर हुआ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माने अमेरिका एंड लीडिंग नेशंस। ओके, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूएनओ हुआ था, जो आज तक एग्जिस्ट करता है। ओके, द रूल ऑफ ऑटोमन्स केम टू एन एंड, ऑटोमन साम्राज्य का ध्वंस हो गया। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ऑफ 1919 imposed severe territorial losses on Germany. ओके, तो अब इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो 1919 में हुआ, जर्मनी के ऊपर माने बहुत लॉस, कौन माने ट्रीटी ऑफ वर्साइल कंडीशन के आधार पर ये हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर भी इम्पोज किया गया जर्मनी का ऊपर, बहुत टेरिटोरी माने लॉस के लिए जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल किया गया। अच्छा, तो सिवियर टेरिटोरियल लॉसेस ऑन जर्मनी का सिवियर टेरिटोरी लॉस हुआ। ओके, तो इतना हो गया। आई होप I told you today's class is the curious mixture of different chapters. So according to question, I just sort out the questions and gave the answer. Also, I am sending the new notes. Hope you will go through these questions and answers and will be benefited. Wishing you all the best for exam. I remind. Thank you very much.